नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछले साल लॉकडाउन के समय हमने बहुत से पोर्टफोलियोज रिव्यू किए जो कि आपको बहुत पसंद आए थे। उसके लिए दिल से आपका आभार। तो हमने सोचा पोर्टफोलियो रिव्यू करना फिर से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो रिव्यू की शुरुआत से पहले कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। भले ही किशन पोर्टफोलियो आ रहा है, उसका रीजन है कि तिजोरी फाइनेंस का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, लेकिन जिनका ये पोर्टफोलियो है उन्होंने मना किया है, इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले सकता। लेकिन पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए एज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनकी एज 48 इयर्स है। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ है। एग्जांपल लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 27 दिसंबर 2021 को 10 शेयर्स की खरीदारी हुई है 1016 के प्राइस पे। तो बेहतर तरीके से हमें ये पता चलता है कि पोर्टफोलियो कितना पुराना है, कितने समय में ये रिटर्न्स बना कर दिया है। तो एनालाइज करना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन हर एक शेयर में हम ये नहीं देखने वाले कि ट्रांजैक्शन कब हुआ है, वरना बहुत समय चला जाएगा। एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वेटेज आपको नजर आता है, आप देख पाएंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4.44% का वेटेज है। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं है, ये करंट वैल्यू पे है। एक पर्टिकुलर शेयर का जो करंट वैल्यू चल रहा है डिवाइडेड बाय पूरे पोर्टफोलियो का करंट वैल्यू, इस प्रकार से ये वेटेज हमें यहां पर नजर आता है। एक लास्ट पॉइंट यह है, जिन लोगों को पोर्टफोलियो रिव्यू में डिस्कस किए हुए पॉइंट से ज्यादा पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट में मतलब होता है, तो स्क्रीनशॉट्स हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, उसे आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना शुरू करते हैं। करंट वैल्यू है 2.75 लाख, 28.27 का पीई रेशियो है। ये पूरे पोर्टफोलियो का पीई रेशियो है। अनरियलाइज्ड गेन है 19,700 रुपीज, जो कि 7.71% का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर बहुत से इंडिविजुअल शेयर्स हैं, सबके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वन बाय वन आप देख सकते हैं कौन से शेयर है, कब खरीदे गए हैं, कितना वेटेज है। जहां पर 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में बात करें तो एशियन पेंट में 7.79% का वेटेज है। कॉस्ट पर यूनिट है ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज। एस्ट्रल में 9.74% का वेटेज है, 2083 पर खरीदा गया है। कैस्ट्रॉल इंडिया में 8.87% का वेटेज है, 135 में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कॉस्ट पर यूनिट 135 रुपीज है। दीपक नाइट्राइट है 7.36% का वेटेज, 2297 का कॉस्ट पर यूनिट है। ये देखिए कॉस्ट पर यूनिट है, जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स इसी प्राइस पे खरीदे गए हैं, ये एवरेज बाइंग प्राइस है। नेक्स्ट है HDFC बैंक, 10.7% का वेटेज है, 1394 का कॉस्ट पर यूनिट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 19.31% का वेटेज है, 22.79 का कॉस्ट पर यूनिट हमें दिखाई पड़ता है। एक और शेयर है जहां पर 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और वो है मन्नापुरम फाइनेंस, 6.02% का वेटेज है, 166 का कॉस्ट पर यूनिट हमें दिखाई पड़ता है। तो परफॉर्मेंस कैसा रहा है पोर्टफोलियो का, उसके बारे में चर्चा करें तो पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई है? शुरुआत हुई है मई 2021 में। 17 मई 2021 में पहला इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद शेयर्स खरीदते गए। आपको ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आता है, ये रिटर्न्स नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आई है, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। ज्यादा पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, मई 2021 में बनाया गया है, वो भी शुरुआत हुई है, इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ता हुआ ही नजर आया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर टाइम ही नहीं हुआ है पोर्टफोलियो को। तो एक्सपोजर के बारे में सीधा बात करते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हमें वेल डाइवर्सिफाइड नजर आता है। अब ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? तो ये पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें अलग अलग शेयर्स हैं, ये अलग अलग कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करती है। ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है उसका आपको एक्सपोजर मिल जाता है। 26.4% का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी पता चलता है। HDFC बैंक का सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। केमिकल 16.9%, FMCG 15%, अदर सेट 13%, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स है 11%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 7.6%, पेंट एंड कोटिंग से 7.6%,
ऑटोमोबाइल से 1.17% और हेल्थ केयर से 1.19%। तो रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करें बहुत खराब नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा कम करने के बारे में सोच सकते हैं। चेंजेस क्या करना है ये हम आगे देखते हैं, फिलहाल ये पोर्टफोलियो कैसा है उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। रेवेन्यू बाय रीजन के बारे में बात करें तो रेवेन्यू बाय रीजन ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। उसका रीजन ये है कि एशिया से 85% का रेवेन्यू आता है और पर्टिकुलरली इंडिया से 84.77%। मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप इंडियन शेयर्स में निवेश कर रहे हैं तो उनका मेजर रेवेन्यू भी तो इंडिया से ही आएगा, एशिया से ही आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडिया में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है, आप यहाँ पर बाहर निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा होना भी चाहिए और ओवरऑल आपको 84% का यहाँ पर कोई बड़ा इशू मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता है। रिस्क रिटर्न के बारे में बात करें तो एवरेज सिमिलर म्यूचुअल फंड से हमें ये कम नजर आता है। अब ये रिस्क वेटेज क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एसेट वेटेज। ये तो आपको पता ही है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए आपने एक शेयर में लगा दिए तो आपका एसेट वेटेज 10% का हो गया। लेकिन रिस्क वेटेज एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। रिस्क वेटेज में आपको पता चलता है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को उस शेयर से कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, कितना रिस्क वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे एस्ट्रल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट वेटेज है वो 9.74% का है। पैसा आपने 9.74 का डाला है, लेकिन रिस्क वेटेज 20.34% का है, यानी कि वॉलेटिलिटी आपके पूरे पोर्टफोलियो में एस्ट्रल की वजह से ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये रिस्क वेटेज एस्ट्रल में थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो यहां पर ये तो हो गया पोर्टफोलियो। ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है, वहां पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। रेवेन्यू बाय रीजन मेरे हिसाब से इंडिया में ज्यादा रेवेन्यू आता है, इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम करना चाहे तो भी स्पेस है, उसमें भी कोई इशू मुझे नजर नहीं आता। अगर ये परसेंटेज कम होकर 70% भी हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्क वेटेज में यहाँ पर एक इशू है कि एस्ट्रल से 20.34% का रिस्क वेटेज है, इसे कम करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्या चेंजेस जो मुझे लगते हैं इस पोर्टफोलियो में करने चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मेरे हिसाब से एक 48 की एज में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्की स्टॉक है। देखिए स्मॉल फाइनेंस जो पूरा सेक्टर है वही ज्यादा रिस्की है। एक्चुअली ये फाइनेंशियल सर्विसेज से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ज्यादा रिस्की होता है, उसमें भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में और भी रिस्क बढ़ जाता है, तो इसे अवॉइड करना पसंद करना चाहिए। आपकी एज क्या है उससे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। ये सारे चेंजेस मेरे हिसाब से करने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको करनी है। हर एक इन्वेस्टर का अलग थॉट प्रोसेस होता है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है इसे एक बेहतर पोर्टफोलियो में बनाने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आरती इंडस्ट्री मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, यहां पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इतना एलोकेशन को स्टॉक को दिया ही जा सकता है। एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो यहां पर मेरे हिसाब से 8,000 का एलोकेशन देना पसंद करूंगा। एशियन पेंट के बारे में बात करें तो एशियन पेंट में 18,000 का इन्वेस्टमेंट करना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि एलोकेशन ध्यान रखना जरूरी है। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, एक ही कंपनी में इतना निवेश नहीं होना चाहिए कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की कुंडली उस पर निर्भर हो जाए। नेक्स्ट है एस्ट्रल, एक मिड कैप कंपनी, मिड साइज कंपनी में भी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। 15,000 का इन्वेस्टमेंट तक किया जा सकता है। बजाज ऑटो में मेरे हिसाब से 9,000 का रिस्क तो ले ही सकते हैं, इतना वेटेज तो देना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। पीएसयू कंपनीज, पीएसयू बैंक्स में निवेश करना मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेहतर नहीं समझता, बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है। बर्गर किंग के बारे में बात करें तो देखिए एज के हिसाब से तो एक्चुअली इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी आपके स्टॉक स्टेबल कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो ऑफकोर्स ले सकते हैं। 6,000 का रिस्क आप ले सकते हैं, इतना वेटेज आप देने के बारे में सोच सकते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में बात करें तो ये बहुत पुराना बिजनेस है, यहाँ पर ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ नजर नहीं आती। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा, ट्रेडिंग के लिए अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें, अच्छी कंपनी है लेकिन मिड कैप है, उस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए एज के हिसाब से, तो 15,000 मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, रिलेटिवली सेफर कंपनी है और ग्रोथ भी अच्छी है, तो 18,000 का इन्वेस्टमेंट तो किया जा सकता है। HDFC बैंक के बारे में बात करें, कंपनी शानदार है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो चुका है, इतना वेटेज किसी को नहीं देना कि वो एक अकेला स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को हिला दे। यहाँ पर HUL में देखिए 25.23% का वेटेज है, ये तो देख ले नया
नया नया है, अभी भी फिलहाल 19.31% का है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो 18,000 तक ओके है, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऑफकोर्स 15,000 तक का वेटेज दिया जा सकता है। आईडीबीआई बैंक में मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए। इन्फो एज के बारे में बात करें तो इन्फो एज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अच्छी कंपनी है। ओवरऑल ये कंपनी स्टेबल हो चुकी है और स्टार्टअप्स में भी निवेश करती है, तो आपका इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में भी हो जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हमारे लिए। मन्नपुरम फाइनेंस भी रिलेटिवली एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो दूसरे स्टॉक्स चुने हैं वो अच्छी कंपनीज हैं और मन्नपुरम फाइनेंस एक्चुअली गोल्ड लोन फाइनेंसिंग पर ज्यादा फोकस करता है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में 8,000 रुपीज का यहाँ पर आप एलोकेशन देने के बारे में सोच सकते हैं। मेट्रोपोलिस के बारे में बात करें तो मेट्रोपोलिस में 9,000 रुपीज का तो रिस्क लिया जा सकता है, इतना एलोकेशन आप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ नजर आती है। एम्फोसिस में भी आप निवेश कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और कंपनी मेरे हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इतनी स्पेस यहां पर मुझे नजर आती है, रिलैक्सो फुटवेयर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, डायरेक्ट यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर देखिए रिटेल कैटेगरी का स्टॉक है और रिटेल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये सारे चेंजेस मुझे लगते हैं पोर्टफोलियो में करने चाहिए, कर सकते हैं, जिससे पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है। तो इससे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आएंगे वो भी एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज में हमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, पूरे पोर्टफोलियो का जो पीई रेशियो है वो 28.27 से कम होकर 27.95 आ चुका है, अच्छी बात है, वैल्यूएशन सस्ता हो गया है। लेकिन एक जेन्युइन बात कहूं तो पूरे पोर्टफोलियो का क्या पीई रेशियो है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या मार्जिन है, ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तब ये जरूरी होता है। एक बेसिक रीजन इसका मैं बता दूं, इंडिविजुअल शेयर्स में अलग अलग होता है। देखिए एक सेक्टर में हाई आरओई होता है, जैसे कि एफएमसीजी में यहाँ पर आपको जनरली सब हाई देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर आपको ये सारे रेशियोज डाउन देखने को मिलते हैं और कर्जा ज्यादा होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है। उसका मतलब नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, हर एक सेक्टर में अलग अलग यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेशियोज बने हुए होते हैं, तो उसी प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर भी एनालाइज कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कम होता हुआ नजर आया, तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें कम होता हुआ नजर आया, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको जंप होता हुआ नजर आया है, बहुत अच्छी बात है, 19.43 से बढ़कर 23.07 हो चुका है और डेट टू इक्विटी वहीं का वहीं है, कोई खास चेंज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। VAR के बारे में बात करें तो ये आपको मंथली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया, तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है। रिस्क के बारे में बात करते हैं, करंट रिस्क एक्सपोजर आप देखिए, रिस्क एक्सपोजर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो ऑफकोर्स कंप्लीटली जीरो हो चुका है, 7.78% से कम हो चुका है, इन्वेस्टमेंट ही जीरो कर दिया है। आरती इंडस्ट्री में 3.16% से रिस्क मैंने बढ़ा दिया है। एस्ट्रल में जो बहुत ज्यादा रिस्क था वो 6.2% से कम कर दिया है, कैस्ट्रल तो जीरो कर दिया, तो ये तो आपको कम होता ही हुआ नजर आएगा। HCL टेक में 4.79% कर दिया, यहाँ पर हमें बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 5.53% से डिक्रीज कर दिया है। कंपनी अच्छी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब लोग उसके ब्रांड को यूज करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है, निवेश किया है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। एज अ इन्वेस्टर हम यहाँ पर एक कंपनी की तरफ ज्यादा बायस नहीं हो सकते हैं, तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। इन्फोएज में हमने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है रिस्क एक्सपोजर को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम चल रहा था। प्रोडक्ट के बारे में बात करें, न्यू प्रोडक्ट एक्सपोजर जो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते थे, फाइनेंशियल सर्विसेज से 26.37% का रेवेन्यू आता था, जो कि कम होकर अभी 19.78% हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इंक्रीज किया है, 12.13% का इंक्रीज किया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल सर्विसेज से यहाँ पर कम कर दिया है, एफएमसीजी से भी कम कर दिया है। एक्चुअली ज्यादा एज होती है तो एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपका पूरा पोर्टफोलियो एचयूएल पे डिपेंड हो जाए। रिटेल में हमने 5.03% किया है, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि रिटेल के लिए सब लोग झगड़ा कर रहे हैं भाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, डिमार्ट, सब लोग रिटेल कैटेगरी में, रिटेल बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो रिटेलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो रिटेल प्रोडक्ट में आते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स वाली कंपनी पर भी हमें फोकस करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5.03% से अभी फिलहाल के लिए हमने ये एक्सपोजर बढ़ा दिया है।
ज्योग्राफी एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी में आप एक्सपोजर देख पाएंगे थोड़ा सा बेटर होता हुआ नजर आया। एशिया में जो एक्सपोजर था वो 9.45% से कम होता हुआ नजर आया है और नॉर्थ अमेरिका में 5.09% बढ़ चुका है। उसका रीजन क्या है? HCL टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और साथ ही साथ एम्फोसिस में भी बढ़ाया। तो IT सेक्टर का तो ज्यादातर रेवेन्यू बाहर से आता है, इसीलिए नॉर्थ अमेरिका से हमारे पोर्टफोलियो का रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से फेवर में दिखाई पड़ती है, पॉजिटिव नजर आती है। जो मेन चीज है, जो मेन चेंज करने की जरूरत थी कि फाइनेंशियल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका था और रिस्क भी ज्यादा होता है फाइनेंशियल में, वैसे ही रिस्क ज्यादा होता है और वहां पर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। तो वहां पर हमने ट्रिम कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कम किया। फिर HDFC बैंक में जो निवेश की वैल्यू थी वो कम करके हमने ICICI बैंक में शिफ्ट कर दी और साथ ही साथ हमने मन्नपुरम फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा कम किया है। तो ये सारी सिचुएशन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो के थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, जो पोर्टफोलियो में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। तो आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, ये चेंजेस कैसे लगे और ऑफ कोर्स ये वीडियो कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कि आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं कि ऐसे पोर्टफोलियोज हमें और रिव्यू करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।